दोनों की रजामंदी के साथ एक फैसला सुनाया जाता था। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें उन खुलफाए राशिदीन के दौर से प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ है। और इस वक्त आप देखिए ओवरऑल किसी भी सिविलाइजेशन में देख ले तो मुहतसिब का कॉन्सेप्ट आपको दुनिया भर में मिलेगा। किसी रिटायर्ड प्रोफेसर को या किसी रिटायर्ड मुलाजिम को पेंशन नहीं मिल रही और उसको पेंशन के इदारे से कोई प्रॉब्लम है, वाकई मुहतसिब के पास जाए, वो उनको बुला के उनको बोलेंगे इनका मसला हल करे और फौरन मसला हल हो जाता है। लोग मुहतसिब के ऑफिस में जाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो आम रिवायती कोर्ट्स में जाए। इस माशरे में पुलिस से बड़े मसाइल रहते हैं। एक आम आदमी अमूमन शिकायत करता है कि पुलिस वाले बिलावज उठा के ले आते हैं, बंद कर देते हैं। इसमें भी वाकई मुहतसिब को किरदार अदा करते हैं। एक हिंदू बेवा थी, वो हमारे ऑफिस आई और एक कंप्लेंट देके चली गई। कार्रवाई के बाद हमने उनको हेयरिंग के लिए बुला लिया, दूसरी तरफ कंपनी को भी बुला लिया। उनके शौहर ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इंश्योरेंस मुहतसिब का अदारा है, ये इस वक्त तमाम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की जो कंप्लेंट्स हैं उनको कैटर करता है और जो गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी हमारी जुरिसडिक्शन में आ जाएंगे। क्या हौसला ये मिलता है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिलीफ दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। हमारे मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है और जब भी इंसाफ की बात की जाती है तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं। इसकी वजह वो तमाम पॉलिसी है और तमाम कुछ मसाइल हैं, उसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। लेकिन इसी मुल्क में कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो आवाम के लिए काम कर रहे हैं और आवाम को नहीं मालूम उनके बारे में। इसलिए आज हमने कोशिश की कि उनके बारे में बात की जाए कि आवाम को रिलीफ कैसे दे रहे हैं और लोगों को नहीं मालूम कि वो अपना रिलीफ कैसे हासिल करें। इस सिलसिले में इदारे हैं मुहतसिब के और बहुत सारे ऐसे मुहतसिब के इदारे हैं जो मुख्तलिफ सेक्शंस में काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक इदारा है वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब। मैंने आज अपने स्टूडियो में जहमत दी है मुबश्शिर नईम सिद्दीकी साहब को, जो कि डायरेक्टर जनरल है वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब के। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशर्रफ भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। वक्त दिया आपने मुशर्रफ भाई। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब पे हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन मुहतसिब का इदारा ओवरऑल है क्या? देखिए, मुहतसिब बेसिकली एहतिसाब से निकला है कि किसी एक तरफ से कोई नाइंसाफ़ी हुई हो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, वो दो लोग आपस में बैठे और उसको उस मसले को बाहमी तस्वीर के साथ, जिसको हम एमिकेबल सेटलमेंट कहते हैं, थ्रू मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन इस तरीके से फ़ैसला हो जाए कि उसमें रिवायती अंदाज में जिस तरीके से जुडिशरी में एक पूरा मुकदमा चलता है और उसमें ही सेड शी सेड होता है और बाकायदा किसी के ऊपर उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उससे बेहतर ये कि एक विन विन पोजीशन में किसी भी तरीके से दोनों पार्टीज़ को लाया जाए और बाहमी तस्वीर के साथ दोनों की रजामंदी से उसका एक फ़ैसला सुनाया जाए। मुहतसिब का असल कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली यही है और हमारे यहाँ भी यही है। इसको आप इस तरह से, मैं अगर आप बैकग्राउंड की इजाज़त दें तो मैं इस तरह इसमें बेसिकली अगर आप जिस वक्त नई रियासत बनना शुरू हुई, एक इस्लामी रियासत बनना शुरू हुई और एक सोशल ऑर्डर हुआ खुलफाए राशिदीन के दौर में, ख़ास तौर पे जिस वक्त शुरू हुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, तो थोड़े जब सोशल ऑर्डर हुआ, सल्तनत बड़ी हुई, कुछ तनाज़ात हुए और वो आपस में, उनमें बहुत सारे सहाबा कराम भी थे, कुछ ताबईन थे, इस तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। तो दोनों पार्टीज़, किसी एक को कारोबारी किसी किस्म का छोटा सा तनाज़ा हो गया दूसरे से, किसी एक को किसी भी ज़्यादती के हवाले से बात हुई, तो उनको आपस में बिठा दिया जाता था और किसी एक बड़े को सामने बिठा के और उन दोनों पार्टीज़ को बिठा के दोनों की रजामंदी के साथ एक फ़ैसला सुनाया जाता था। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें उन खुलफाए राशिदीन के दौर से प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ है और इस वक्त आप देखिए ओवरऑल जो पूरी ओवरऑल किसी भी सिविलाइजेशन में देख ले तो मुहतसिब का कॉन्सेप्ट आपको दुनिया भर में मिलेगा। वेस्ट में तो इसकी बहुत आगाही है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लोग मुहतसिब के ऑफिस में जाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो आम रिवायती कोर्ट्स में जाए। अच्छा, वैसे जो आपने बताया, इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि जो कुरान कहता है कि जब दो ख़ानदान, दो लोगों में कोई झगड़ा हो जाए, कोई इख्तलाफ हो जाए, तो उनके दरमियान सालिसी करो, कोई एक बड़ा बैठे और दोनों को दरमियान बिठा के मसला हल करे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। मुहतसिब के कानून का बेसिक है कि आप एमिकेबल सेटलमेंट करवाएं थ्रू मीडिएशन आर्बिट्रेशन। ये सिंपल सी बात है, किसी को सजा ना हो, कोई इसमें नाराज़ ना हो, दोनों को कोशिश करके इसी तरीके से ये मामलात आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे
पाकिस्तान में अगर आपकी इजाज़त हो तो जी, मैं जी। थोड़ा पाकिस्तान की तरफ है। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, वेस्ट उसको अडॉप्ट कर रहा है, उसको बता दिया, इस्लामिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। पाकिस्तान में 1983 में मुहतसिब के पहले मुहतसिब की अपॉइंटमेंट हुई और क़ानून पास हुआ 1983 में, जिसमें वफाकी मुहतसिब का पूरा एक इदारा बनाया गया और पहले मुहतसिब आए। और वफाकी मुहतसिब का मतलब ये कि वफाकी सतह पे जितने भी इदारे हैं, अगर आम आवाम को किसी भी किस्म का उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो वफाकी मुहतसिब के मतलब आम आवाम को उन इदारों से अगर कोई मसला है तो वफाकी मुहतसिब है तो वफाकी मुहतसिब के। ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी रिटायर्ड प्रोफेसर को या किसी रिटायर्ड मुलाजिम को पेंशन नहीं मिल रही और उसको पेंशन के इदारे से कोई प्रॉब्लम है तो वफाकी मुहतसिब के पास जाए, वो उनको बुला के उनको बोलेंगे इनका मसला हल करे और फ़ौरन मसला हल हो जाता है। इसी तरीके से किसी के बिजली के बिल का मसला है, किसी की कोई और मामला जो सरकार से किसी की ज़मीन का मसला है रिलेट करता है तो उनके ऊपर ये फैसले। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है इस वक्त कि हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में पुलिस से बड़े मसाइल रहते हैं। जी हाँ। एक आम आदमी अमूमन शिकायत करता है कि पुलिस वाले बिलावरी उठा के ले आते हैं, बंद कर देते हैं। इसमें भी वफाकी मुहतसिब कोई किरदार अदा करता है? जी देखिए, मैं इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट वफाक के अंडर में आ रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट सूबे के अंडर में आ रहा है। ठीक है। तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, सिंध वो पहला प्रोविंस है जिसने मुहतसिब के पूरी इस्टेब्लिशमेंट को अडॉप्ट किया। वफाकी मुहतसिब के बाद सूबाई लेवल पे अगर कोई पहला मुहतसिब बना था तो सिंध में मुहतसिब बना था। अच्छा। सूबाई मुहतसिब सिंध। अच्छा। इस वक्त वफाकी सतह पे 5 मुहतसिब काम कर रहे हैं और हर सूबे में अलग मुहतसिब है। वफाकी सतह पे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बता दूं कि एक वफाकी मुहतसिब है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट को सुनता है। इंश्योरेंस मुहतसिब है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड शिकायत अगर आम साइल को हो, आम आवाम को हो तो इंश्योरेंस मुहतसिब। टैक्स मुहतसिब है, बैंकिंग मुहतसिब है। एक वुमेन हैरेसमेंट के अगेंस्ट अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट है तो वो एक मुहतसिब है। ये तो वफाकी सतह पे 5 हो गए। इसी तरीके से 4 सूबाई मुहतसिब है, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जिसमें अगर सूबाई लेवल पे किसी डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम किसी बंदे को हो रही है, किसी जैसे आपने पुलिस का, तो वो सूबाई मुहतसिब के पास जाएगा। अच्छा, फिर सूबाई मुहतसिब की सतह पे भी क्योंकि शिकायत बहुत बढ़ रही थी ख़वातीन को वर्क प्लेस पे हिरासा करने की, तो चारों प्रोविंसेस में सूबाई मुहतसिब भी है कि अगर चारों मुहतसिब जो सूबाई सतह पे ख़वातीन की हिरासगी के ख़िलाफ़ भी वो अपना अपना काम करें। इसके अलावा पाकिस्तान में ही आप समझ लें आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुहतसिब भी रिलेट कर जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में अलग है। तो ये ओवरऑल आप समझ लें कि तकरीबन 14 मुहतसिबीन हैं पूरे पाकिस्तान में जो आवाम की खिदमत के लिए अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स चला रहे हैं। ठीक है। इसमें अगर मैं वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब की तरफ अभी आता हूँ, वो एक बहुत अहम मौजू है, लेकिन ये कि कितना फ़ीसद लोगों को इसका मतलब फ़ायदा होता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, ओवरऑल हो क्या रहा है कि आवाम में मुहतसिब के इदारों के हवाले से आगाही की कमी है। मिसाल के तौर पे मैं और आप बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम चलेगा और सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इसको देखेंगे, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि ये कितना सहल आसान तरीक़ा है इंसाफ हासिल करने का। ये एक ऐसा कानून है कि जहाँ मुहतसिब के पास आप एक सादे सफ़े पे कंप्लेंट लिख के लाते हैं बग़ैर किसी फ़ीस के। कानून ये कहता है कि विदिन 60 डेज़ आपको इसका फ़ैसला करना है। मतलब कोई वकील नहीं, कोई वकील नहीं, तो कोई कागज़ नहीं, कोई एफिडेविट नहीं, कोई सेट नहीं बनना। आप या तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर लें, अच्छा, या कहीं मेल से कर दें आप, जो डाक से आती है, या जाके पर्सनल कैपेसिटी में आप जाके वहाँ रिसीव करवा लीजिए, या इवन आप अगर SMS या व्हाट्सएप के थ्रू भी करना चाह रहे हैं तो वो भी मुहतसिब के इदारे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद एक ख़त लिखते हैं आपको जिसमें कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, फिर मुखालिफ पार्टी के हवाले से उनसे उसके कमेंट्स मांगे जाते हैं, दोनों को एक दफ़ा सुनने के लिए इकट्ठा किया जाता है और फैसला हो जाता है। फैसले के लिए भी मैंने आपको बोला कि अगर मिसाल के तौर पे 1000 कंप्लेंट्स किसी एक महीने में ऑफिस में आ रही हैं, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% कंप्लेंट्स एमिकेबल सेटलमेंट होके निमट जाती हैं। रह गए 10% जिसको थोड़ा सा देर हो जाती है, तो 5% और शायद 60 दिन से एक महीना, 15 दिन और। आपकी सालिसी से कोई शख्स नहीं राजी है, जी हाँ, कोई पार्टी राजी नहीं हुई,
तो वो क्या करेगी? तो वो वही जो मैंने आपको बोला 5-7% ऐसे केसेस हैं, तो फिर उस पर जो भी कागजात, जो भी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड है, और उस पर स्पीकिंग ऑर्डर हो जाता है एज पर लॉ, कि कानून ये कह रहा है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, कागजात और कानून के मुताबिक ये फैसला है और इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, ये फैसला। तो फिर वो 5 to 7% केसेस ऐसे होते हैं तमाम मुतसिब ऑफिसेज में कि जहां उनको इस तरीके से फैसला, स्पीकिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, कि जहां किसी एक पार्टी के अगेंस्ट और एक पार्टी के फेवर में वो फैसला। इसमें मैं पूछने जा रहा था कि एक पार्टी के अगेंस्ट फैसला आया, अब आपके पास क्या ये राइट्स हैं कि अगर मतलब उस फैसले को नाफिज कराया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इसकी एक अपील का प्रोसेस है। एक पहला फैसला हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 का इस वक्त नाफिजुल अमल है, जिसके तहत आप रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ गलत है। अगर आप रिव्यू करें और इन चीज़ों को, जिस पार्टी के भी अगेंस्ट वो फैसला हुआ, वो रिव्यू कर दें। अगर रिव्यू के बावजूद, उस फैसले के बावजूद वो अगर पूरे तरीके से उससे मुतमईन नहीं है, तो ऐवान सदर मुमलिकत जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसकी सुनते हैं। वो कानून में है कि ऐवान सदर में आप रिप्रेजेंटेशन दें मुतसिब के फैसलों के खिलाफ, और उसके ऊपर फिर फैसला हो जाता है। यहाँ तक तो अगर वहाँ पे भी नहीं, उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो फिर उसको नाफिज करने का एक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जनरली ये मैं आपको बता दूं कि 99% केसेस जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इसमें एक बात ये भी है, देखिए हम पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में लोग बहुत मतलब खौफजदा रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मुकदमाबाजी शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं बस गया, 10-15 साल तो गए जी। उस पैराए में बात करते हुए जो मेरे सुनने वाले हैं वो सुन रहे हैं, वो बच्चे सिद्दीकी हूँ कि 60 दिन में फैसला हो जाता है, ये यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। जी, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए ये बेसिकली इसका बहुत लंबा प्रोसेस है नहीं। मैंने आपको जो तमहीद बांधी अपने इंट्रो में, कोशिश करी कि जो मैं कोशिश इसको इंट्रो को अगर ख़त्म कर दिया, मैंने तमहीद बांधी थी इसी सिलसिले में कि हम मुकदमे को चलाने की तरफ जाते ही नहीं हैं। ठीक है, हम बैठाते ही दोनों पार्टीज़ को इस सूरत में है कि आप बात करिए पूरी, फिर आप सुने, आप बात करें, फिर ये सुने। दोनों ने जब अपनी बात पूरी कर ली, तो एक दरमियान के रास्ते में कोशिश करके, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं इंश्योरेंस मुतसिब की बात करता हूँ कि एक बंदा आता है, बोलता है मेरा 10 लाख रुपए का ये क्लेम है, और कंपनी आके बोलती है 10 लाख रुपए का नहीं है, 6 लाख रुपए का है क्लेम, हम 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो 10 लाख वाले को भी ये बात की जाती है कि आप बताइए आप किधर तक मुतमईन हो जाएंगे, और इनको भी बोला जा सकता है कि आप बताइए कि आप कितना बढ़ सके। वो बोलता है ठीक है मैं 1 लाख रुपए छोड़ सकता हूँ, इसके अलावा मुझे 9 लाख रुपए अभी मिल जाए तो मैं ये अपील और रिप्रेजेंटेशंस वगैरह के चक्कर में नहीं, मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा, मुझे आप कंपनी को फिर हम कहते हैं कि देखिए अगर 9 लाख रुपए इस कानून के तहत, ये आपकी भी थोड़ी बहुत गलती है, इनका भी है, ठीक, वो 9 लाख पे आ जाता है, वहाँ एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है और हमारा ऑर्डर निकल जाता है। वो 9 लाख रुपए उसको विद इन 60 डेज पैसे मिल जाते हैं। ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये मीडिएशन का कॉन्सेप्ट, आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट, इसको बेसिकली इंटरनेशनली ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहलाता है। ये है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अनलाइक ऑल अदर फोरम्स, ये एक बिल्कुल सादा सा फोरम है, मुतसिब का इदारा। इससे जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं, जिन लोगों को इसका यहाँ पे आने के बाद रिलीफ मिला है, अगर आप उन लोगों को भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आने वाले प्रोग्राम्स में उनको बुला के उनकी केस स्टडीज़ उनको लाइव सुने, लाइव उनको रिकॉर्ड करके अपने नाजरीन को बताइए कि कितना आसान तरीक़ेकार है कि कोई बंदा आए, उसके साथ बिठाया जाए विद इन 1 मंथ, और उसका मसला अगले 15-20 दिन में हल हो जाए और उसको उसकी पेमेंट हो जाए। हम वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब की तरफ आते हैं, जिससे आपसे ताल्लुक़ है डायरेक्ट। आपको कि मुख्तलिफ और इदारों में रहे हैं, गवर्नमेंट के और बड़े बड़े इदारों में रहे हैं आप, इंश्योरेंस मुतसिब का कोई बड़ा केस जो आपने डील किया और आपने उसको सॉल्व किया हो? देखिए, बड़ा एक तो होता है कि वॉल्यूम वाइज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिलीफ बहुत बड़ा है, और एक है इमोशनली कोई बहुत बड़ा केस आप समझते हैं। तो इसमें अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बेवा का किस्सा है, वो मैं आपको सुनाऊं कि एक खातून इंटीरियर सिंध की और एक हिंदू बेवा थी, वो हमारे ऑफिस आई और एक कंप्लेंट दे के चली गई। 15-20 दिन बाद जो उसकी कागजी कार्रवाई के बाद हमने उनको हेयरिंग के लिए बुला लिया, दूसरी तरफ कंपनी को भी बुला लिया। उनके शौहर ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी
2,000 रुपये महीने पे, 24,000 रुपये सालाना पे। ठीक है। और वो तीसरे या चौथे साल वो वापडा में लाइनमैन थे, तो वो अपने कहीं शहर में, अपने लोकल शहर में ऊपर चढ़े और उनको करंट लगा, उनका इंतकाल हो गया। ठीक है। उनको कोई साल 1.5 साल बाद वो कागजात मिले, वो हमारे ऑफिस आए, उन लोगों ने, कंपनी ने उनको रिपरेट कर दिया कि नहीं मिल सकता, रिजेक्ट कर दिया उनका क्लेम। वो हमारे पास आए और वो क्लेम, टोटल डेथ क्लेम 2.5 लाख रुपए का था। वो हमारे पास आया, हमने उनको कोई 1 महीने के, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर, कोई 40-45 डेज के अंदर अंदर हमने उनको वो क्लेम दिलवा दिया और चेक मंगवा के उनको चेक दे। जिस वक्त हम चेक दे रहे थे तो आप जहन में रखिए कि वो, मतलब दैट मीन्स वर्ल्ड टू हर के वो 2.5 लाख रुपए से उसको, उस औरत ने प्लानिंग शुरू कर दी कि मैं इससे घर बनवाऊंगी, छत डलवाऊंगी, बच्चों को उसके लिए पूरी दुनिया थी उसके लिए। पता नहीं उसको लग रहा था, पता नहीं उसको कितना बड़ा, बिल्कुल वो मतलब रो पड़ी ज़ारो कतार वहाँ पे और बोलने लगी कि ये मैं बकरियां ले लूंगी तो मेरे बच्चों का, मतलब पूरी प्लानिंग उससे 2.5 लाख रुपए में करनी। तो मेरे ख्याल में ये केस किसी भी बड़े से बड़े मॉनेटरी रिलीफ से ज़्यादा इमोशनल रिलीफ जो हमने उसको दिया, और एक उसके लिए तो मतलब उसको ना उर्दू आ रही थी ना, मतलब उसको जो ज़बान आ भी रही थी वो भी उससे बोला नहीं जाता। थोड़ा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि उस औरत से जो कि एक इंटीरियर सिंध में की है, जो सही लैंग्वेज भी नहीं जानती, तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? क्या किसी को आपने मेडिटेट रखा? नहीं, हमारे पास तो होते हैं लोग जैसे लोकल लोग हैं जो कि पख्तूनी स्पीकिंग भी हैं, सिंधी स्पीकिंग भी हैं, और मतलब पंजाबी स्पीकिंग भी हैं वो तो। लेकिन उसके अपने साथ भी एक उसके जो मामू थे वो भी आए थे, वो भी हमें थोड़ा बहुत बता रहे थे। लेकिन उस इंडिविजुअल जिसका क्लेम था, जो विडो थी, और उसको जब क्लेम मिला तो हमारे लिए, मेरे लिए आज तक ना वो एक फ़ख्र का मुकाम है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम जैसे कर दिया। तो अब ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आप कराची में हैं, इस वक्त आपका ऑफिस यहाँ पर है, और केस आ गया नूर सिंह के किसी बिल्कुल दूर देहात, तो आपको क्या विजिट भी करना पड़ता है जाके? देखिए, हमने, अल्लाह का शुक्र है, अभी विद द मैटर ऑफ टाइम हमारा इदारा बने हुए तकरीबन अब 20 साल हो गए हैं। ये हमारा 20वां साल है, 2006 ऑनवर्ड्स हमारा इदारा है। तो पहले तो ये कम ऑफिस थे पाकिस्तान में, 2 ऑफिस 3 ऑफिस थे। अब हमारे ओवरऑल 8 दफातर हो गए। कराची है हमारा, इसके अलावा सिंध में हैदराबाद और सक्खर का दफ्तर है। फिर आप पंजाब की तरफ चले जाएं तो मेन इस्लामाबाद में जो पिंडी वगैरह को देखता है, लाहौर, मुल्तान, तो ये 3 ऑफिसेज़ हैं। फिर हमने 2 दफातर जो बाकी दोनों सूबों के जो कैपिटल्स हैं, पेशावर में और कोयटा में, ये भी रखे हुए हैं। तो ओवरऑल हमने कोशिश हमारी यही है कि तो वहीं से अगर और आसानी के लिए ये रखा हुआ है कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी हुई है, ताकि अगर कोई कराची का कंपनी वाला है और हैदराबाद का या सक्खर का या मुल्तान का, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देते हैं, वो आप अरेंज करके। इवन अगर वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, तो हम व्हाट्सएप कॉल को इधर से लिंक कर देते हैं अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आ जाता है और इधर से हम, तो हमने काफ़ी आसानी की हुई है साहिल को बहुत क्योंकि बहुत दफ़ा बुज़ुर्ग होते हैं, माजूर होते हैं। अभी जैसे एक केस है, सक्खर का केस है, वो रहते साहब कश्मीर में है, तो हमने, वो माजूर हैं और वो बोल रहे हैं, मैंने एक दफ़ा आए तो वो बोलेंगे मैं मतलब बाइक पे किसी के साथ बैठ के आया, तो हमने दूसरी दफ़ा उनको बोला आप वहीं रहिए, हम खुद आपसे रब्ता कर लेंगे। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो करीब हमारा ही बंदा जाके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करा देता है। अगर कोई मतलब खानदगी का मसला होता है या कोई व्हाट्सएप नहीं है, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते हैं। ये हमारी, आपका इंश्योरेंस इदारा जो है वो कौन से इदारों को डील करता है? मतलब बैंक्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस हैं, किसको डील? देखिए, बेसिकली हमारा तो इंश्योरेंस मुतसिब का अदारा है। ये इस वक्त तमाम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो कंप्लेंट्स हैं उनको कैटर करता है, और इस वक्त एक समरी अप्रूव हो गई है जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी अभी उसको देख रहे हैं, उसको अप्रूव हो जाएगी तो स्टेट लाइफ और जो गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भी हमारी जुरिसडिक्शन में आ जाएंगी। वो इस वक्त वफाकी मुतसिब की बीइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो उसकी जुरिसडिक्शन में है, लेकिन प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुकी है कि वो स्टेट लाइफ हुई या पोस्टल लाइफ हुई या NICL हुई, जो गवर्नमेंट ओन इंश्योरेंस कंपनीज है, अगर उनके खिलाफ भी कोई शिकायत है तो वो हमारी जुरिसडिक्शन में आ जाएंगी वो। बैंकिंग मुतसिब तमाम बैंक्स को देखता है, टैक्स मुतसिब उन तमाम बिजनेसमैन की कंप्लेंट्स को लेता है जो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई गलत टैक्स लग गया है। इसी तरीके से जो वफाकी सतह पे वुमेन हैरेसमेंट की जो मुहतसिब है वो इसको देखती हैं कि अगर किसी भी लेवल पे कहीं किसी खातून को हिरासा किया गया है एट वर्क प्लेस, वो कंप्लेन करती हैं तो
चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो, फिर हराजगी का मामला बिल्कुल अलग आ जाता है। अब अमूमन आपके पास किस किस्म की शिकायत आती हैं? देखिए सबसे ज़्यादा तो अब आप इंश्योरेंस को 2 कैटेगरीज में हम ले लेते हैं, एक लाइफ और एक जनरल। तो लाइफ की बहुत ज़्यादा आती है। लाइफ में बैंक का इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा मिस रिप्रेजेंट और मिस सेल होके जो कंप्लेनेंट है या पॉलिसी होल्डर ये समझ के लेता है, क्योंकि वो बैंक डेस्क से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होता है, तो वो ये समझ के ले रहा होता है कि मैं कोई बैंक की पॉलिसी ले रहा हूँ, और उसको सही तरीके से बताया नहीं जाता, उसको वाज़ेह फ़र्क नहीं बताया जाता कि ये बैंक डेस्क से आपको ये प्रोडक्ट सेल तो हो रही है, लेकिन ये बैंक की प्रोडक्ट नहीं है। बैंक एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है, वो कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम बैंक की नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की जो डेस्क है वो उसने वहाँ कायम कर दी, वो वहाँ एक कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे बेच रहा है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है। यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि ना समझाया सही जाता है, ना ये समझ पाते हैं सही तरीके से, और जब 2, 4, 5 साल बाद ना समझाना सही है, मतलब बैंक की ख्वाहिश ही होती है ना समझाया ताकि लोग आते रहें। हाँ, ये थोड़ा सा इस तरह से कि इतना समझाया जाए कि ये पॉलिसी भले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी समझ के ले ले, लेकिन हमारा मतलब प्रोडक्ट बिक जाए। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इसमें। इसके ऊपर हम वर्किंग भी कर रहे हैं, इसके ऊपर, इसकी सेल के ऊपर, जहाँ पे इसमें मैं कोई सख्त वर्ड मतलब फ्रॉड वगैरह का वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मिस सेल और मिस रिप्रेजेंट ज़रूर हो रहा है उस प्रोडक्ट का। इसके लिए SCCP रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम उनके साथ काफ़ी क्लोज लेज़ों में काम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर, इसकी सेल जो है उसके ऊपर वर्किंग भी हुई है। हमारे इदारे ने भी बहुत बड़ा इसमें काम किया है। मिसाल के तौर पे लोगों की आगाही के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये इंश्योरेंस के जो पॉलिसीज़ के जो फॉर्म होते थे वो सिर्फ अंग्रेज़ी में होते थे और बहुत छोटे फॉन्ट्स में होते थे, तो हमारी ये कोशिश है कि रही थी कि हम इसको उर्दू में भी करवाएं। उसमें अब बाइलिंगुअल फॉर्म आ गए, SCCP ने ऑर्डर निकाल दिया तमाम इंश्योरेंस कंपनीज को कि इसको बाइलिंगुअल करें, एटलीस्ट उर्दू में करें, कि अगर वो नीम ख्वांदा या कम ख्वांदा भी है तो उसको पढ़ सके। ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसके मोटे वर्ड्स जो हों तो ख़ास बातें एक अलग 7-8 पॉइंट्स हों, वो पॉलिसी का हिस्सा हों। तीसरी चीज़, हमारे जैसे इदारे, मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस मुहतसिब है, SCCP की स्मॉल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ हैं और इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल, इन तीनों के एड्रेसेस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होने चाहिए। वो भी ऑर्डर निकल गया है और अब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, ताकि अगर किसी भी वजह से किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है या उसका क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो एड्रेस कि भाई मैं अपनी शिकायत, उसका ऑप्शन है वो SCCP की SDRC में जाए, स्मॉल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल में जाए, या वो हमारे पास है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन। एक सवाल ऐसी आ गया जहन में कि जो लाइफ इंश्योरेंस फरोख्त कर रहे होते हैं वो आपके या मेरे पास आते हैं, वो इतनी मतलब ऐसे बता रहे होते हैं कि तुम मर जाओगे तो कितना मज़ा आएगा, देखो तुम्हारे मरने के बाद कितने फ़ायदे होंगे, तो मतलब वो तो मरने का। हाँ देखिए, है क्या मसला इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओवरऑल, आप वेस्ट में देखें तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा है इंश्योरेंस सेक्टर। आप वेस्ट में, इवन अरब स्टेट्स में आप देखें तो ये तकरीबन 4 to 5% कंट्रीब्यूशन है इसका मेन आपकी GDP में। हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर इस वक्त लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स GDP। हो क्या रहा है मॉडर्न दौर में, तो फिर भी अभी 10-15 सालों में तो इसकी सेल्स टेक्निक कुछ चेंज हुई है। अगर आप 80s में और 90s में चले जाएं ना, तो जिस बिल्डिंग में इंश्योरेंस एजेंट घुस जाता था ना, लोग उसके दरवाजे बंद करते थे, क्योंकि इसकी मार्केटिंग और सेल्स शुरू ही इस बात से होती थी कि अगर आप मर गए तो। अब बहुत मशहूर है वाला, मेरे अब्बू लाए, हाँ ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। जी, वो हमेशा। अब ये बेसिकली, अब यहाँ सलामत रहने या ना सलामत रहने का सवाल मॉडर्न दौर में, इसलिए कि आप इसको एक मतलब मॉडर्न प्रोडक्ट बना के दें। सेल्स की जब तक कि, मार्केटिंग और सेल्स की जब तक कि टेक्निक चेंज नहीं होगी ना, इंश्योरेंस सेक्टर उतना ग्रो नहीं करेगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस एजेंट से लोग भागते हैं। वो बात कर रहा होता है तो आधा सच जो उसके, अच्छा इंश्योरेंस एजेंट का एक बहुत बड़ा इनिशियल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कमीशन होता है, तो वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है उसके। मतलब वो, मैं आपको बताऊं, एक प्रोफेसर इस्लामाबाद के, उन्होंने शिकायत की तो मैंने बोला तो आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो PhD हैं, आपसे कैसे धोखा हो गया।
बोला सर वो तो उसने मुझे कॉल की, मैं वहाँ मारगला से बाहर निकला, वहाँ सिग्नल पे खड़ा हुआ था, गाड़ी चला रहा था, उसने बोला सर आप कहाँ हैं? मैंने बोला मैं यहाँ हूँ। बोला आप इस सिग्नल पे रुक जाए, मैं आ रहा हूँ। वो विदिन 5 मिनट्स वहाँ आया और गाड़ी में बैठे बैठे मुझसे दस्तखत करवा के ले गया। मैंने बोला आपने कैसे कर दिया? आप पढ़ते तो सही, आपने जिन चीज़ों पे दस्तखत किया, जनरल पब्लिक को भी तो ये समझ आना चाहिए ना। नहीं, वो कहते हैं कि जिसका काम है ना शिकार ढूंढना, जी जी जी, और शिकार को लुभाना, यही तो भारत है। वो उसने अपना काम कर लिया। अब वो बोल रहे मेरे 12 लाख रुपए जो है इसने धोखाधड़ी से ले लिए। मैंने बोला एक मतलब इंटर पास, मैट्रिक पास, अंडर मैट्रिक ये बात करें तो समझ में आती है। आप तो प्रोफेसर है, आप कम से कम एक दिन अपने पास फॉर्म रखते, पढ़ते, आप ये तो देखते मैं क्या प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ तो क्या। अच्छा, एक और ये बहुत अहम आपने एक बात की है, मैं चाहता हूँ ये बात दोबारा हो कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि लोग साइन कर देते हैं, चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पढ़ते नहीं। इसकी तरफ तो खास तवज्जो देने की जरूरत बहुत ज़रूरी है। ये देखें ना, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक इंडेमनीफायर है, एक इंडेमनीफाइड है, एक इंश्योर्ड है, एक इंश्योरर है। इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो रहा है कि और बेसिक क्या है कि अकरेंस ऑफ इवेंट पे आपको पेमेंट मिलेगी। जैसे मैं आपको बता, जैसे आपने कहा अगर आप मर गए तो फिर पैसे मिलेंगे, अगर आपकी गाड़ी लग गई तो, अगर नहीं लगी तो आपके पैसे आपके मतलब जनरल में तो 1 साल की होती है, अदरवाइज आपको नहीं, लाइफ में वो कंपाउंडिंग होती रहती है। वो 20 साल की आप पॉलिसी लेते हैं या 10 साल की लेते हैं, उसके बाद आपको एक अच्छा, लेकिन वो डबल या ट्रिपल होके नहीं मिलता। कोई आपको ये बोले कि मैं 3 गुना करके आपको 10 साल में दे दूंगा या 15 साल, वो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक किस चीज़ पर है? इसकी बेसिक ये है कि आपकी जो लाइफ है उसको इंश्योर किया गया है, उसके लिए कंपनी के अखराजात हो रहे हैं, आपकी री इंश्योरेंस हो रही है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं। ये पैसे, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम बैंक की नहीं है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो करती क्या है? मतलब पैसे लिए, जैसे मैंने 10 लाख रुपए दे दिए फर्ज करें, तो मेरे पैसे कहीं इन्वेस्ट करेगी? जी, ये तो उनका अपना तरीक़ेकार है ना। स्टेट लाइफ का अपना तरीक़ेकार है, प्राइवेट कंपनीज का अपना तरीक़ेकार है। ये लोग अलग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो अपनी इनकी इन्वेस्टमेंट है। वो तो उनके जो एक्चुरीज़ हैं, जो उनके रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं, वो उसको 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ताकि उसको प्रॉफिटेबल हो, और वही पैसा क्लाइंट को बाद में मिल रहा होता है। तो आप देखिए ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टेट लाइफ है वो फार अहेड है दूसरी कंपनीज से। तो इसका तो एक बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, वो तो अपना उनकी एक मैनेजमेंट है कि किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है, उसको लेके वो। ठीक है। अच्छा, ये हम जब बैंक की बात करते हैं, जैसे मीज़ान बैंक या दीगर बैंक की बात आ रही होती है, वहाँ उनके उलमाए दीन भी होते हैं जो कि इसमें लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। इंश्योरेंस की बात आती है तो फौरी तौर पर ये बात आ जाता है ये हराम और हलाल के मामला आते हैं। तो क्या इंश्योरेंस के उधर भी कोई उलमाए दीन का किरदार होता है? बिल्कुल, जैसे इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से इंश्योरेंस में तकाफुल का कॉन्सेप्ट है। तकाफुल कंपनीज 4-5 तो बहुत बड़ी, बाकी कुछ छोटी भी ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में। SCCP ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है, और बाकायदा तकाफुल कंपनीज इस्लामिक इंश्योरेंस का ही कॉन्सेप्ट है। तकाफुल का भी कॉन्सेप्ट मतलब वो जो इस्लामी दौर में जिस वक्त कारोबार हुआ करता था और काफिले एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे। फ़र्ज़ कर लीजिए कोई काफिला मदीने से निकल रहा है और मिस्र तक जा रहा है, तो उसमें 10 लोग हैं, तो 10 के 10 लोग एक छोटा सा पूल बना लेते थे कि अगर किसी का खुदा ना खास्ता कोई माल ख़राब हो गया, कोई लुट गया किसी 1-2 लोगों का, तो इस पूल में से उसका नुकसान पूरा कर दिया जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को लेके तकाफुल का कॉन्सेप्ट हुआ है। तकाफुल में भी लाइफ अलग है और जनरल अलग है, फैमिली तकाफुल के प्रोडक्ट्स अलग हैं और उनकी अलग है, और उनके अंदर भी वो जो उलमाए दीन मौजूद होते हैं जो मशवरे दे रहे होते हैं, जो वो तो फतवे वगैरह उन्होंने लिए हैं। ठीक है। सवाल तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास। चलते चलते सिर्फ ये बता दीजिए कि एक शख्स है, उसको फौरी आपसे रब्ता करना है, वाकई मोहतसिब इंश्योरेंस से रब्ता करना है, तो वो किन किन फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस हैं, वेबसाइट्स हैं, क्या है? जी देखिए, एक तो हमारा सबसे आसान तरीका है कि आप मॉडर्न दौर में डिजिटाइज दौर है, आप वेबसाइट पे जाइए, हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट का
पोर्टल है, वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट का एक बड़ा सा मेन्यू है, उधर जाएं, अपनी कंप्लेंट के बेसिक्स आप लिख दें, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, इस कंपनी के खिलाफ उर्दू में है। इंग्लिश में जी, दोनों में। उसमें आप हमारे पास ऑनलाइन आ जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.fio.gov.pk। ठीक है। दूसरा तरीक़ाकार है कि हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1082। इसके ऊपर आप कॉल करें और अपनी कंप्लेंट लिखवा दें, वो हम उसको रजिस्टर करके आपके साथ राब्ते में आ जाएंगे। तीसरा, डायरेक्ट हमारे 8 ऑफिसेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। ऑफिसेज़ के एड्रेस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप एड्रेस ले लें। या तो अगर आपके घर से करीब है, उसी सेम शहर में आप रह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में, तो आप आके रिसीविंग ले लें। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा भी दूर है और आप डाक के ज़रिए भेजना चाह रहे हैं, डाक के ज़रिए भेज दीजिए, ये तरीका। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे ही ऑफिस के नंबर्स भी हैं, 1082 के अलावा ऑफिस के 920 के नंबर्स होते हैं, वो हैं, उन पे आप कॉल करके वो बता दीजिए। अरे ये 1082 जो है वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब का ही है जी, या और भी मुहतसिब हमारी हेल्पलाइन है, वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब की हेल्पलाइन है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर किसी और मुहतसिब के इदारे की कंप्लेंट हमारे पास आती है, फ़र्ज़ कर लीजिए आपने किसी गलत फहमी में हमारे पास भेज दी, लेकिन वो है बैंकिंग की, तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं, वो ज़ाया नहीं होती आपकी कंप्लेंट। अच्छा, हम उसको रेफ़र करके आपको कॉपी कर देते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपके केस में जो आप कंप्लेन कर रहे हैं उसकी जस्ट बताती है कि ये बैंकिंग मुतसिब का केस है, हम उनको रेफ़र कर रहे हैं, आप उनसे रब्ता कर लें। ठीक है, मतलब ज़ाया नहीं होती, वो ज़ाया नहीं होता। चलें, तो बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, तो बहुत तफसील से इंशाल्लाह किसी ने आपको बुलाएंगे, लेकिन एक हौसला ये मिलता है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिलीफ दे रहे हैं। अवेयरनेस की कमी है। जी हाँ, जी। और मेरा ख्याल इसमें आपका भी एक कसूर है कि आप लोग मीडिया से दूर रहते हैं। हाँ, नहीं, हम सही तरह आप लोग, आपने बुलाया, हम हाजिर हैं, आपके नाजरीन देखें और इससे इस्तेफादा हासिल करें। बस मैं तो चाहूँगा कि इस ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी आने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे देखने वालों के लिए आज का मेरे ख्याल में प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत मालूमाती है आज का, और हम बहुत सारे मसाइल से दो चार रहते हैं। अगर ऐसे इदारे हैं तो इन इदारों में हमें रब्ता रखना चाहिए, इधर जाना चाहिए अपने मसले लेके। बहुत सारे जो मसले हैं वहीं के वहीं हल हो जाएंगे। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, मुबशिर भाई की बात कैसी लगी, गुफ्तगू कैसी लगी, इस बारे में बताइएगा, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। अगर आपने रब्ता करना है वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब में तो आपने नंबर देख लिया है, सुन लिया है, 1082, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो हम भी आपका रब्ता करवाएंगे, कमेंट्स में इज़हार कर सकते हैं। बताइएगा कैसा रहा। MHS स्पीच को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमसे राब्ते में रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।